स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 11th है, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और आपका जो कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है यानी कि टर्म 2 का एग्जाम, उसी से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं। और ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि दोनों मीडियम के छात्र जो है इस वीडियो को पूरा देखें। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें अगर हम यहाँ पे आपके पेपर पैटर्न की, तो आप सभी को पता होगा मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके कितने होंगे, 40 होने वाले हैं। ठीक है। और टाइमिंग आपकी 2 घंटे की होगी। सामान्य निर्देश भी आप सभी को पता होंगे, 3 खंडों में विभाजित होगा, का, खा और गा। खंड का में आपके 2 अंक के 8 प्रश्न होंगे और खंड खा जो है आपका, इसमें 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न कैसा होगा, मैप बेस्ड होगा। खंड गा में आपके 6 अंक के 2 प्रश्न होने वाले हैं। तो ये सामान्य निर्देश है, ये सभी तो आपको पता ही होंगे। हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन की। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की। ठीक है, खंड का है हमारा, और खंड का में आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसमें आपको एक चॉइस देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है, अध्यक्षात्मक सरकार यानी कि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति, राज्य का और सरकार, ठीक है, राज्य का भी और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, कैसे। और देखो इंग्लिश में जो है, इज इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ बोथ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, हाउ। और अथवा में प्रश्न है, आमतौर पर यह देखा गया है कि संसदीय जो कार्यपालिका वाले देश होते हैं वहां पे प्रधानमंत्री बहुत ही प्रभावशाली भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। तो ऐसा किन कारणों की वजह से होता है, ठीक है। और उसी को फिर आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो सीधा हम इसके आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले अध्यक्षात्मक सरकार। तो देखो इसका आंसर जो है यहाँ से लिखेंगे कि एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार आधार पर, यानी कि देखो कार्यपालिका जो है उसको कई आधार पे बांटा जाता है। एक होता है एक व्यक्ति, एक होता है सामूहिक। सामूहिक देखो एक व्यक्ति में क्या होता है, एक व्यक्ति से मतलब हो गया कि एक ही व्यक्ति, यानी कि चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वही राज्य का भी और सरकार यानी कि देश और सरकार दोनों का प्रधान होगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, अध्यक्षात्मक। जिस तरह से संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा होता है, ठीक उसी तरीके से इस व्यवस्था में जो सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति है उसका चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा, जनता के द्वारा। जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें मंत्री को हम खुद चुनते हैं, लेकिन जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति को खुद चुना जाता है। इस तरीके से राष्ट्रपति जो विधायिका होती है उसके प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जैसे कि जो अमेरिका है, ब्राजील है, लैटिन अमेरिका है, तो यहाँ के जो देश हैं इन देशों में राष्ट्रपति शासन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, वही देश का भी और राज्य का प्रधान होता है। अब इसी क्वेश्चन के आंसर को आप अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा और इंग्लिश में एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो सिंपल सा देखो आंसर हम लिखेंगे, प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत क्या क्या है, सिंपल सा ये लिखेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स में है इसलिए, वैसे तो क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो देखो सबसे पहला है, मंत्रिपरिषद में प्रमुख, यानी कि मंत्रिपरिषद जो वो तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद इन दोनों के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। प्रधानमंत्री की मीडिया तक पहुंच होती है। प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व में उभार आता है। प्रधानमंत्री जब विदेशी यात्राओं पे जाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं तो एक राष्ट्रीय जो नेता होता है उसकी छवि जो है वो सामने उभर कर आती है। तो ये हो गए इसके शक्ति के स्रोत। इसी को आप इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग आर दी मेन सोर्स ऑफ पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कौन कौन से वो सोर्स हैं पावर के, पीएम के, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन थे हमारे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, परंतु मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन किसका है और किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो कथन है वो है वाल्टेयर का। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, हाँ लेकिन तुम्हारे जो कहने के अधिकार है मैं उसका बचाव करता हूं। तो ये कथन है वाल्टेयर का। और यहाँ पे देखो कहने का अधिकार, तो सिंपल सी बात है किसकी बात हो रही है, अभिव्यक्ति की, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर था, ये सभी तो आपको समझ में ही आ गया होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है, संसद के प्रमुख 4 कार्य। ठीक है, हमें क्या लिखना है, संसद के कोई 4 जो प्रमुख कार्य हैं वो लिखने हैं। मेंशन द मेन 4 फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले भारत की संसद उन सभी तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघीय सूची, यानी कि जो केंद्रीय होती है, और एक जो होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं वो होती है संवति। तो दोनों ही सूचियों में कानून बनाते हैं। संविधान के अंतर्गत
संसद ही केवल एकमात्र ऐसा निकाय होता है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। और यह एक बहस का मंच भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि संसद में सभी धर्म के, सभी भाषा के, सभी जाति वाले जो लोग हैं, वो अपने विचारों को यहाँ पर रखने की उन्हें आजादी मिली होती है। विभिन्न तरीकों के द्वारा जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, संसद जो है अगर चाहे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जज जो हैं, इन्हें उनके पद से हटा सकती है। साथ ही साथ राज्य संघ लोक सेवा आयोग हो गए, सीएजी हो गए, इन सभी को उनके पद से हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, तो संसद इस तरीके से काफी प्रभावशाली एक संस्था है। तो संसद के 4 प्रमुख कार्य हो गए। अब देखिए इसे इंग्लिश में, फॉलोइंग आर दी मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो आप जो है इसे यहाँ पे इजीली पढ़ लीजिएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। तो आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में है, क्वेश्चन 4 है, समानता क्या है? कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर जन्मजात बना दी जाती हैं, अपने विचार लिखिए। तो यानी कि यहाँ पे हमें 1 मार्क्स में समानता बतानी है और 1 मार्क्स में ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये बतानी है। तो देखो समानता क्या है? समाज में किसी व्यक्ति या फिर वर्ग के साथ में, ठीक है, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक, इस आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो। और समानता का ये दावा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ व्यक्ति होने के, व्यक्ति अगर मतलब जो व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति हैं, तो एक इंसान होने के नाते सभी समान महत्व और सम्मान के अधिकारी होते हैं। तो ये तो होगी समानता। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, कि कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर जन्मजात बना दी जाती है। तो देखो जब समाज में कुछ विभिन्नताएं बहुत सारे लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं, तो उससे फिर बाद में हमें ये लगने लगता है कि ये तो प्राकृतिक है, ये हमें माननी ही पड़ेगी। जैसे प्राचीन समय में क्या होता था कि जो महिलाएं थी उन्हें अबला और पुरुषों के मुकाबले डरपोक मानकर उन्हें जो अधिकार थे वो नहीं दिए जाते थे और ये न्याय संगत मान लिया जाता था, जो कि ऐसा नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है प्राचीन समय की। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कुछ विभिन्नताएं जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि उन्हें बना दिया जाता है। तो फोर्थ आपको समझ में आ गया कंप्लीटली। अब इसको चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, 2 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे ये वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है, न्यायपालिका और संसद के बीच के कोई 4 मुद्दे आपको लिखने हैं। कौन कौन से 4 मुद्दे हैं? देखो सबसे पहला मुद्दा क्या है, निजी संपत्ति का दायरा क्या होगा, यानी कि संपत्ति का दायरा क्या होगा, इसको लेकर विवाद है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए, उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए जो संसद है उसकी शक्ति क्या होगी, इसको लेकर विवाद है। तीसरा है, संसद के द्वारा संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है उसका दायरा क्या होगा, इसको लेकर विवाद है। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे? ठीक है, तो ये 4 जो विषय हैं वो न्यायपालिका और संसद के बीच में विवाद के मुद्दे हैं। अब देखिए इंग्लिश में देखना चाहें तो द फॉलोइंग आर द 4 इश्यू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। सिंपल सा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेसिकली 2 प्रश्न है हमारे। ये प्रश्न है सबसे पहला तो न्याय का अर्थ क्या है? तो 1 मार्क्स में न्याय बताना है। न्याय के प्रति किन्हीं 2 दार्शनिक, यानी कि 2 दार्शनिक के आपको विचार बताने हैं। ठीक है, तो देखो आखिर सबसे पहले हम समझते हैं न्याय क्या होता है। तो 1 सेकंड, पीडीएफ को क्या हो गया भाई, इसको सही करते हैं। देखो, हाँ देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि प्राचीन समय में क्या था कि न्याय जो था वो धर्म से जुड़ा था, लेकिन वर्तमान समय में न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े जो नियम होते हैं उससे होता है। ठीक है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ जो है वो सभी तक पहुंचाए जा सके। ये आपकी न्याय की अवधारणा है। अगर ये पूछा जाता है सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय क्या होता है, तब आप क्या लिखते? तब ये लिखते कि किसी भी मनुष्य के साथ भेद ना हो, सभी को अपने व्यक्तित्व विकास के अवसर प्राप्त हो, कानून के सामने सभी समान हो तथा वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं प्राप्त हो, तो इसे हम सामाजिक न्याय कह सकते हैं। अब देखो न्याय के प्रति यहाँ पे किन्हीं 2 दार्शनिक की बात की गई, मैं आपको 4 बताता हूँ क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप इजी तरीके से बता दोगे। तो सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लूटो, इन्होंने अपनी बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक, इसमें बताया था, जब ये अपनी न्याय की व्याख्या करे तो इन्होंने कहा था कि लोगों का जो जीवन है उसकी एक विशेषज्ञता जो है वो नियमों के अनुरूप हो, यानी कि लोग जो है उनका जीवन एक जो विशेष नियम होते हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो गलत करता है उसे दंडित करो और जो सही है उसे पुरस्कार दो। इस तरीके से हम न्याय की स्थापना कर सकते हैं। फिर सुकरात क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि हम सभी अन्यायी हो जाएंगे तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए
हर व्यक्ति को उसका जो वाजिब हिस्सा है वो देना ही न्याय कहलाता है। जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का जो उसका प्राप्य है वो हमें उसे दे देना चाहिए, ताकि उसका जो वो अपना विकास है, जो लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य हैं, जो अवसर है वो उससे प्राप्त हो और अपना वो विकास कर सके। तो ये चीजें हैं प्लूटो, कन्फ्यूशियस, सुकरात और इमैनुअल कांट। तो इसके बारे में आप जो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो न्याय आपको समझ में आ गया, सामाजिक न्याय क्या है और जो अवधारणा है उसके बारे में। अब देखो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे एक ही बार में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंट। तो सबसे पहले प्लूटो है, कन्फ्यूशियस है, सुकरात है और इमैनुअल कांट है। तो इन सभी के पॉइंट्स को आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। समझ गए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो 7 में है, यहाँ पे देख सकते हैं, द्विसदनीय राज्य पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो देखो 1 मार्क्स में परिभाषा है और पक्ष विपक्ष में आधे आधे मार्क्स का है। तो देखो उत्तर लिखेंगे कि कोई भी एक बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर शासन को चलाने के लिए द्विसदनीय राज्य पद्धति की व्यवस्था की गई। कैसे, जैसे मान लो देश स्तर पर जो है वो संसद में लोकसभा और राज्यसभा ये बनाए गए, इसी तरीके से एक राज्य स्तर पर भी 2 सदन बनाए गए हैं। अब द्विसदनीय राज्य कौन कौन से हैं, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ये 5 है। एक स्टेट और है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एक स्टेट है। टोटल 6 थे। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित बना है तब से 6 राज्य बचे हैं। अब एक राज्य का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो कौन सा है बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो देखो अब इसके पक्ष देखो, पक्ष क्या होते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि जब से ये अस्तित्व में आया है, यानी कि द्विसदनीय राज्य पद्धति जब से अस्तित्व में आई है, तो इसकी वजह से जो कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है और इसमें बहुमत की जो सरकार है वो जल्दी से कोई भी निर्णय जो है वो नहीं थोप सकती है, उस पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन होती है। विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष कहता है कि इस डिस्कशन की वजह से जो कानून है उसको बनाने में देरी हो जाती है और इस सदन को हमने राजनीतिक व्यक्तियों से भर दिया है जो कि चुनाव नहीं जीत सकते और ये सब कुछ एक पैसे की बर्बादी है, ठीक है। तो ये चीज विपक्षी लोग कहते हैं। तो द्विसदनीय राज्य पद्धति क्या है, इसके पक्ष विपक्ष में हमने तर्क दीजिए। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को समझिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देख सकते हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले तो आपको बताना है बिकेमल होता क्या है, उसके बाद स्टेट कौन से हैं और उसके बाद इसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में जो आप यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 8 आपको एक ही बार में हिंदी इंग्लिश में दिख जाएगा। देखो 8 है राजनीतिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर अपने विचार, एक एक मार्क्स का दोनों हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड नेशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो राजनीतिक स्वतंत्रता, फिर देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ठीक है। तो राजनीतिक देखो क्या है कि भारतीय होने के नाते राज्य के जो नागरिक हैं उनको अपनी सरकार में भाग लेना, मताधिकार का प्रयोग करना, चुनाव लड़ना आदि का अधिकार उसे होना चाहिए। तो ये क्या है, ये होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी कि देश से संबंधित है। तो जब एक देश स्वतंत्र होगा यानी कि उसमें किसी का शासन नहीं हो रहा होगा, तभी वो अपने नागरिकों के अधिकारों को स्वतंत्रता प्रदान कर पाएगा, जिससे नागरिक जो है वो अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक तथा राजनीतिक विकास कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसके लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में देखना चाहे तो पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, उसके बाद नेशनल फ्रीडम क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा अभी का जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए में हमारे देखिए जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप जो एक बार फिर से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। गाइस अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको अच्छे लगे हो और आपको अच्छे से समझ में आए हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अभी तक हमारा सेक्शन ए जो था वो कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की, जिसमें हमारे टोटल अगर हम बात करें तो 3 प्रश्न हैं और उस 3 प्रश्नों में भी एक प्रश्न है आपका मैप बेस्ड, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 9 है सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है वो क्या है, डिस्क्राइब द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार हैं जो कि इसे काफी मजबूत बनाते हैं। तो देखो मौलिक अधिकार, ये मत याद रखना कि मौलिक का मतलब हो गया हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उससे संबंधित नहीं, ये न्यायपालिका का मौलिक अधिकार है। क्या है कि कुछ मुकदमे की सुनवाई जो है वो सीधे के सीधे सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो अपने पास कर सकता है, जो गंभीर किस्म के होते हैं। ऐसे मुकदमों में जो निचली अदालतें होती है वहां पे सुनवाई करने की जरूरत नहीं होती है।
और कई बार जो न्यायपालिका है वो केंद्र और राज्य व्यवस्था पर जो मुकदमे उठते हैं उनको हल करती है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को लेकर जो विवाद होता है उस विवाद को संविधान के अनुसार व्याख्या भी कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। कंप्लीट पहला। अब देखो दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार। ये क्या होता है? रिट यानी कि सिंपल सी बात है, रिट जारी करते हैं। तो ये है मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय को मतलब अपने से नीचे के जो उच्च न्यायालय है, देखो सर्वोच्च न्यायालय एक हो गया यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक हो गया हाई कोर्ट। तो ये दोनों ही एक केंद्र स्तर पर एक राज्य स्तर पर जो मौलिक अधिकार का हनन होता है उससे संबंधित जो रिट है वो जारी कर देते हैं। इन रिटों के माध्यम से क्या होता है कि कार्यपालिका जो होती है उसे कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए आदेश दिए जाते हैं। सिंपल सा। अब थर्ड समझिए सलाह संबंधी। सलाह संबंधी यानी कि किसी को सलाह देते होंगे। तो राष्ट्र भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय भेजता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो चाहे तो इसे मान सकता है और चाहे तो इसे ठुकरा सकता है, वो उसकी मर्जी होती है। तो ये होता है एक विशेष अधिकार। उसके बाद है अपीली। अपीली यानी कि अपील होगा, पिटीशन करनी होगी। तो किसी भी व्यक्ति को यदि जो उससे नीचे का न्यायालय यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है उसका अगर उससे अच्छा नहीं लगता तो वो जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का अगर समझ में नहीं आता तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यानी कि वो अपील कर सकता है, लेकिन इस अपील के लिए उसे एक उचित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी मुद्दों के द्वारा जांच करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो निचली अदालतों के फैसलों को बदल भी सकता है और अपनी तरीके से एक नया निर्णय भी सुना सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। तो 4 हो गए यहाँ पे कंप्लीट हमारे मौलिक क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार और अपीली। अब इन सब चीजों को समझिए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देख सकते हैं एक ही साथ में आपको पहले तो 3 देखिए। सबसे पहला फंडामेंटल जुरिडिक्शन, उसके बाद रिट जुरिडिक्शन, एडवाइस जुरिडिक्शन और फिर एपीलेट जुरिडिक्शन। तो इस तरीके से आप जो है इसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है सेकंड, न्याय के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। जो न्याय है इसके विभिन्न आयाम कौन से? डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो आयाम बताने एक तरीके से हम कह सकते हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विधिक, इस तरीके से आपको समझाना होगा। तो सबसे पहले देखिए राजनीतिक न्याय क्या होता है। तो समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं? मत देने का अधिकार, सरकार में भाग लेने का अधिकार। तो इन अधिकारों को प्रेरित करना। साथ ही साथ राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनकी स्वतंत्रता, उनकी निष्पक्षता को बनाए रखना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है। सार्वजनिक जो कार्यात्र होते हैं वहां पे निर्वाचन होने के लिए हमें अवसरों की समानता चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने की। ये सभी जो है राजनीतिक न्याय के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ है। कौन कौन से? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचित होने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आता है सामाजिक, सभी मनुष्य समान हो तथा उस वहां पर जो है उनके साथ धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जा रहा हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे सामाजिक न्याय व्याप्त है। और सभी जो व्यक्ति हैं उनके विकास के लिए समान अवसर मिल रहे हो और कानून के समक्ष भी सभी समान हो, तो हम कहेंगे यहाँ की जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन्हें और सुविधाएं मिल रही, तो हम कहेंगे यहाँ पे सामाजिक न्याय जो है वो व्याप्त है। उसके बाद आ जाता है आर्थिक न्याय। आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित होगा। तो सभी जो व्यक्ति हैं उनको जीवन यापन के लिए एक समान धरातल और समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, ये पूर्ण होनी चाहिए। राज्य के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह समान कार्य के लिए यानी कि ये कहा जाता है कि समान कार्य के लिए जो समान वेतन होता है, समान आर्थिक अवसर होते हैं, संसाधनों का उचित जो वितरण होता है, आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के जो पर्याप्त साधन है उन सभी को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे वो अपनी आर्थिक आवश्यकता जितनी भी उनको पूर्ण कर सकें। फिर आता है विधिक, यानी कि सिंपल सी बात है विधिक न्याय में न्याय से संबंधित होगा। तो ये एक प्रकार का संकीर्ण न्याय होता है। क्या होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ ये विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में जो सम्मिलित है, यानी कि कोई विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित जो पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, उसे सुनता है। उसके बाद जब सुनते हैं तो देखा जाता है ये सही है या नहीं सही है, तो उस आधार पे जो न्यायालय होता है वो न्याय की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि आपने कोई जुर्म कर दिया है, ठीक है, आपने कोई दुर्घटना कर दी, तो उसमें जो है पहले आपकी दुर्घटना देखी जाएगी, उसके बाद जो आप अपील देंगे वो देखा जाएगा, फिर आपका जो है वो न्याय किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी अमल करती हैं। तो राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय और विधिक न्याय, ये चीजें आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को इंग्लिश में। तो सबसे पहले पॉलिटिकल जस्टिस क्या होती है, सोशल जस्टिस क्या होती है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है, और उसके बाद आ जाता है नीचे लीगल जस्टिस, ये क्या होती है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो था हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
एंड आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 है हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चों आपके पूरे बुक में से जो मैप है वो सिर्फ एक ही मैप आने वाला है, वो कौन सा आएगा? द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। तो देखो भारत के मानचित्र पे ABC दिया गया है और ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए जहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कौन कौन से 4 राज्य हैं देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो टोटल जो वो 6 राज्य हैं, मैं एक बार आप कंफर्म कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो देखो अभी तक जो है पहले आपके 7 राज्य थे, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया तो 6 हो गए थे। लेकिन जो है आंध्र प्रदेश था, उससे तेलंगाना अलग हुआ तो फिर से ये 7 हो गए थे, ठीक है। तो देखते हैं हम वो 7 राज्य कौन-कौन से। सबसे पहले तो आपके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है ए क्या है हमारा? यूपी है। सी क्या है? सी है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। और डी है हमारा तेलंगाना, मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा। और बी है हमारा कर्नाटक। तो ये आपका मैप बहुत पुराना है, ठीक है, मैंने उसी को लिया यहाँ पे। तो देखो संबंधित अक्षर ABCD, यूपी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो ये तो वो 4 राज्य हो गए जो आपको आपसे पूछे गए हैं। अब देखो इसमें से जो और भी कुछ राज्य हैं, ठीक है। तो देखो एक तो आपने देख लिया यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। तो और एक अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं ई में हमारा आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और एक है ये उड़ीसा, उड़ीसा भी है। और अरे मैं तो ये तो यू लिख दिया, हाँ ये उड़ीसा है। और एक है आपका बिहार, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे बिहार, एक हो जाएगा बिहार। तो टोटल जो है वो 7 राज्य है। और इससे पहले जो था एक जम्मू कश्मीर भी था यहाँ पे, ये पूरा एरिया जो था वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जो है वो ये एरिया क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर। तो अब जो है द्विसदनीय व्यवस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो पहला यूपी, सेकंड, चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से मिटा के बता देता हूँ। देखो पहले रफ कर देता हूँ एक बार सारी चीजें। देखो एक हो गया यूपी, एक हो गया आपका महाराष्ट्र, एक हो गया कर्नाटक, एक हो गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। ये चीज आप जो है 7 याद रखिए और इन्हीं में से ही आपका मैप आने वाला है। तो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर बी। बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन सी में हमारे 6 मार्क्स के 2 प्रश्न होने वाले हैं और इन दोनों प्रश्नों को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का देश का प्रधान होता है। इस संबंध में राष्ट्रपति की पद तथा स्थिति का वर्णन किया, यानी कि राष्ट्रपति के पद और स्थिति उसको कैसे हटाया जाता है, उसके विशेष अधिकार, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी। अथवा में प्रश्न है, प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए। अब देखो सरकार में क्या भूमिका होती है प्रधानमंत्री की, वो आपको समझानी है। और इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को देश का औपचारिक प्रधान माना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी व आपातकालीन शक्तियां जरूर होती हैं, लेकिन वो इन शक्तियों का तभी प्रयोग कर सकता है जब मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से ये कह सकते हैं ये हो गई आपकी भूमिका। अब इसका लिखेंगे आंसर। तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले योग्यता। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक, आयु 35 हो, न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त ना हो, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, पागल व दिवालिया ना हो और लोकसभा के सदस्य होने की, निर्वाचित होने की जो योग्यता है वो रखता हो। 4 मार्क्स में इसकी अलग से योग्यता पूछी जा सकती है। तो सारी योग्यता एक ही पॉइंट में आपको कंप्लीट करा दी गई है, यानी कि मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहता हूँ, ये याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आम जनता करती है? नहीं करती है। जो निर्वाचित हमारे द्वारा जो विधायक और जो सांसद होते हैं वो करते हैं। और ये 2 तरीके से होता है, एक होता है निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, या फिर कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। और राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। तो ये 2 चीज आपको कंप्लीट समझ में आ गई। तीसरा है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या होते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, वीटो शक्ति के द्वारा किसी भी विधेयक को अपने पास लंबे समय तक रख सकता है, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो है वो आप इस तरीके से लिख देंगे। एक अनुच्छेद है 74, इस अनुच्छेद को भी आपको लिखना होगा। और इसी से संबंधित क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को जो मंत्रिपरिषद होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री होती है, उसकी सलाह मानना जो है वो अनिवार्य होता है या नहीं। तो इससे संबंधित अनुच्छेद 74 आपको लिखना होगा। क्या होता है ये? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के
नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा और वही मंत्रिमंडल ये डिसाइड करेगा कि राष्ट्रपति को सलाह कैसी देनी है और कौन सा कार्य राष्ट्रपति को करना है। राष्ट्रपति किसी बीसी यानी कि किसी नियम के संबंध में पुनर्विचार के लिए किसे बोल सकता है? मंत्रिमंडल को कोई सलाह दी गई है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद जो सलाह देगी तो राष्ट्रपति को हर हाल में उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। अगर ये महाभियोग दोनों सदनों में सफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे कंप्लीटली लिखेंगे। तो भारत में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का देश का प्रधान है। कैसे हम समझेंगे? योग्यता, चुनाव, विशेष अधिकार, अनुच्छेद 74 और राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब समझ लीजिए इसे इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होते हैं, आर्टिकल 74 क्या होता है, उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इंग्लिश में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो अथवा में जो था प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका। तो औपचारिक रूप से जो देश का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन सी व्यवस्था में होता है ऐसा? ऐसा होता है संसदीय व्यवस्था में, जिसके पास प्रधानमंत्री के पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो सुनिश्चित करता है कि राज्य यानी कि जो देश है उसका विकास है वो संचालन कैसे किया जाएगा। तो जब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे या प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हम योग्यता जरूर लिखेंगे। योग्यता का 1 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, पागल व दिवालिया ना हो। ये चीज अगर आप ये 3 भी लिख देते योग्यता में तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया है क्योंकि अगर अलग से योग्यता पूछी जाए 4 मार्क्स में तो कैसे लिख देंगे। तो 3 योग्यता तो आपको पता चल गई कि भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, पागल व दिवालिया ना हो। प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं उनके लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई भी संसद का सदस्य हुए बिना प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसके लिए 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी थी यहाँ पे। फिर आ जाता है अगला पॉइंट है सरकार में सर्वोपरि स्थान। इसका क्या मतलब? तो प्रधानमंत्री जो है उसका सरकार में सर्वोपरि स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व जो वो तभी बनता है जब प्रधानमंत्री अपने पद की जो अपना पद है उसकी शपथ ग्रहण करता है, तभी मंत्रिपरिषद जो अस्तित्व में आती है। तो सरकार में सर्वोपरि स्थान इस तरीके से इसका बनता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या फिर त्यागपत्र से पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद वो भंग हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत रहेगी तब तक वो नेता बना रहेगा, और जैसे ही लोकसभा से उसकी बहुमत चली गई वो प्रधानमंत्री को उसे अपने पद से हटना पड़ेगा, और जैसे वो बहुमत खो देगा अपना पद भी खो देगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, थर्ड आपको समझ में आ गया। फिर आता है मंत्रिपरिषद का प्रधान, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, क्योंकि जब तभी अस्तित्व में आती है जब ये अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, और ये तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग मंत्री होंगे, कौन कौन से लोग जो राज्य मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, इस तरीके जो मंत्री जो है वो कौन कौन से लोग होंगे, उनका पद क्या होगा, उनके जो मंत्रालय है वो क्या होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो सभी कौन बांटता है? प्रधानमंत्री। उसके बाद है राष्ट्रपति को सलाह देना। देखो प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो दूसरी ओर प्रशासन के बारे में जितने भी प्रस्तावित कानून होते हैं उसको राष्ट्रपति को सूचित करता है कि आज हमने ये किया है, कल हमने ये किया था, आगे हम ये करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत आप लिख देंगे जो हमने अभी 2 मार्क्स में देखे थे। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान व्यक्तिगत उभार, विदेशी यात्राओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक राष्ट्रीय नेता की छवि का उभरना। तो इन सारी चीजों को आप इजीली इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो 6 क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। 6 पॉइंट है। सबसे आखिरी है 91, ये 2 मार्क्स में ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? तो संविधान के 91 संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या वो लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 545। कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए लोकसभा से? 15%। तो 15% से अगर हम इसे डिवाइड करते तो तकरीबन जो 31 निकलता है। ठीक है, तो 31 निकलेगा, तो अराउंड 31 जो सदस्य हैं वो आपके प्रधानमंत्री में जो मंत्रिपरिषद है उसमें होना चाहिए। अब इसको आप इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, पैरामाउंट पोजीशन इन गवर्नमेंट क्या होता है, उसके बाद लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी है, हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स है, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट है, एंड उसके बाद है सोर्स ऑफ पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसके बाद देखो
ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए गए। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी जो चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में भी हमारे 2 क्वेश्चन एक तरीके से। कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहला है समानता के अर्थ में ये निहित है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य जो है वो समान महत्व के अधिकारी हैं। तो कथन के संदर्भ में हमें ये बताना है कि समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी इस कथन के संदर्भ में हमें बताना है समानता जो है उसे आप किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई हम कैसे बढ़ावा देंगे उसे। और इसी में है समानता के आयाम। तो क्या क्या डायमेंशन है इक्वलिटी के वो हमें यहाँ पे समझाने। तो चलिए देखते हैं हम सारे पॉइंट्स जो किस तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला समानता के लिए जो बढ़ावा देने वाले उपाय हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक पॉइंट हम वही लिख देंगे कि समानता का अर्थ होता है समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान सम्मान के अधिकारी। तो सबसे पहला होता है जो तरीका है वो है औपचारिक समानता की स्थापना करना। अभी औपचारिक समानता की स्थापना करने का अर्थ क्या है? तो देखो हमें पता है समानता का अर्थ क्या होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में वर्ग, जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म, आर्थिक स्तर आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त किया जाए, यानी कि असमानता के लिए जो विशेष अधिकार जो है समाज में व्याप्त है, हमें उन विशेष अधिकार की जो व्यवस्था है उसे खत्म करना होगा। भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या क्या है, यानी कि जो समान अवसर है वो लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये नहीं है कि हमारे पास सुविधाओं की कमी है, वो ये है कि हमारे समाज ने कुछ रीति रिवाज ऐसे बना रखे हैं जिससे लोग जो है वो अपने उन अवसरों तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने धारणा ही ऐसी लोगों के अंदर बना रखी है। उसके बाद है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राचीन समय में क्या होता था कि औरतों को उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं दिया जाता, यानी यानी कि उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं देते थे, शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं मिलता था, साथ ही साथ जो गरीब लोग थे उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया जाता था। अब इन्हीं सभी को खत्म करने के लिए, औपचारिक समानता की स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किया तथा जाति, नस्ल, धन, लिंग इन सभी के आधार पर जो भेदभाव था उसको खत्म करके सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान बर्ताव के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, तो औपचारिक समानता की किस तरीके से हम स्थापना कर सकते हैं ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखिए छोटा सा एक दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता। अब ये विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता कैसे फैला सकते हैं? तो देखो कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए, यानी कभी कभी ये देखना पड़ता है कि सभी लोग जो है समान अधिकार के सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कई बार क्या होता है कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमें लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार का बर्ताव करना होता है जिनसे कि उनके अधिकारों की रक्षा होती है। कैसे करना होता है? उदाहरण के लिए मान लो जो विकलांग लोग हैं, यानी कि जो नहीं चल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो विकलांग हैं उनके लिए हम कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं उनके लिए, जो व्हील चेयर पे चलते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो सार्वजनिक स्थान है उन पे वहां पर हम विशेष ढलान बना सकते हैं जिससे कि उनका जो यातायात का साधन वो अच्छे से चल सके। कॉल सेंटर में काम करने वाली जो महिला है उसको घर से आते जाते समय, यानी कि सुबह और शाम के टाइम, जब भी देखो कॉल सेंटर में काम करने वाली जो महिला है अगर घर से आती जाती है रात के टाइम तो उसे सुरक्षा की जरूरत होती है। तो हम उसके साथ में थोड़ा अलग बर्ताव करके हम इस स्वतंत्रता को, इस समानता को यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, औपचारिक समानता और विभेदक बर्ताव के द्वारा। अब देखो इसे इंग्लिश में समझो, तो इंग्लिश में लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक सेकेंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे हमारा है इक्वालिटी बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट, इक्वालिटी बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब समझिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है समानता के आयाम। तो समानता के 3 आयाम हैं। ठीक है, सबसे पहला आयाम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, सामाजिक समानता का आयाम। ये क्या होती है? तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अवसर प्राप्त हो और सभी को समान सुविधाएं मिले, ये सामाजिक समानता कहलाती है। जिस समाज में लोगों के साथ में जन्म, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा वहां भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक समानता फैली हुई है, यानी कि व्याप्त है। विभिन्न समूहों और समुदायों के जो लोग हैं उनके पास संसाधनों तक पहुंचने के लिए जो अवसर है वो उचित और बराबर उनको अवसर मिल सके। समाज में प्राप्त जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं
शिक्षा पाने का अवसर है, उचित पोषक आहार जो है, न्यूनतम वेतन है, ऐसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी जो है वो ज़रूरी मानी गई है, जो राज्यों के द्वारा नागरिक जो है उन्हें प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है। उदाहरण के लिए भारत में कई जगहों पर महिलाओं को उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं मिला है, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिला है, तो उन्हें जो है उत्तराधिकारी का भी हम अधिकार दिलाएँ, साथ ही साथ उन्हें शिक्षित भी किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सामाजिक समानता समझ गए, अब समझिए राजनीतिक समानता क्या होती है? तो राजनीतिक समानता में देखिए हम क्या-क्या पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। देखो, राजनीतिक समानता है हमारी यहाँ पे, अंडरलाइन हो जा भाई। हाँ, देखो राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता लोकतंत्र की आधारशिला होती है। लोकतंत्र में सदस्यों को देखो जब लोकतंत्र जो है उसमें हम सदस्यों को अगर नागरिकता दे देते हैं, तो नागरिकता देने के साथ ही बहुत सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मतदान करने का अधिकार, कहीं भी आने-जाने का, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाती है, धार्मिक विश्वास की आज़ादी मिल जाती है, उनके साथ जाति, धर्म, लिंग, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी भी गारंटी, इसकी भी आज़ादी उन्हें, उसकी भी स्वतंत्रता मिल जाती है। उसके बाद है राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने की होती है। देखो, राजनीतिक समानता की जरूरत किस लिए जरूरी होती है? उन चीजों के लिए जरूरी होती है अगर जिनको हम दूर नहीं करते हैं तो हम अपनी बात जो है, जो अपने संसाधन है उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो राजनीतिक समानता क्या करती है? उन बाधाओं को दूर करती है जिससे हम अपनी सरकार में बात रख सकते हैं, अपने संसाधनों तक पहुंच सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद आती है सबसे आखिरी, आर्थिक समानता। अब ये आर्थिक समानता क्या करती है? देखो, आर्थिक समानता कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी कि सिंपल सी बात है, जो कोई भी व्यक्ति है उसकी मौलिक आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सिंपल सा है। तो इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस व्यक्ति को समान रोजगार मिले, समान वेतन मिले, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का भी अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वो अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कर सके। और सरकार जो है उसके द्वारा द्वारा ये सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि जो बेरोजगारी है वो ना फैले। लोगों को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। लोगों को देश में उद्योग धंधे चलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से आर्थिक जो समानता है उससे संबंधित जितनी भी स्वतंत्रता है वो लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये आयाम यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने देखा सामाजिक समानता क्या है, उसके बाद राजनीतिक समानता क्या है, देन हमने देखा आर्थिक समानता क्या है। और आर्थिक समानता में एक पॉइंट और बचता है कि आर्थिक असमानता व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत, यानी कि आर्थिक असमानता कैसे फैलती है? जो व्यक्ति हैं या फिर कोई वर्ग है तो उनमें जो धन दौलत होती है या आमदनी होती है उसी के आधार पे, यानी कि कोई बंदा 10,000 कमा रहा है, ठीक है, कोई बंदा एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है उसे, तो ये जो असमानता है वो किसकी वजह से होती है? आर्थिक स्थिति की वजह से। आप देखो इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो द फॉलोइंग आर दी डायमेंशंस ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि इक्वालिटी। तो सबसे पहले सोशल इक्वालिटी क्या है, इसके बारे में ये सारे पॉइंट्स आप अभी क्लियर करेंगे। देन सेकंड है पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये क्या होती है? इससे संबंधित सारे पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे इजीली क्लियर करेंगे ये सारे, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी आ जाता है यहाँ पे, एक सेकंड, सबसे आखिरी है इकोनॉमिक इक्वालिटी। अभी इकोनॉमिक इक्वालिटी में जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे इसे इजीली क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर था यहाँ पे कंप्लीटली खत्म होता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म हो जाता है और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था वो भी यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया। तो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सभी क्वेश्चन आंसर आपको, जो बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। कौन-कौन से हमारे बड़े क्वेश्चन हैं? सेक्शन नंबर बी का 9, हाँ। ये हमारे बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं, इन सभी को मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं। ठीक है? लाइक करें, शेयर करें, और एक और सैंपल पेपर आपका जो है, यानी कि एक और क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आपके लिए अपलोड बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो आपका मेन क्वेश्चन पेपर है वो भी बनने वाला है। ठीक है? तो मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।